एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम हरियाणा सीईटी की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर करेंगे 57। 56 प्रैक्टिस टेस्ट हमारे हो चुके हैं और आज हम करेंगे टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 57। ये जो टेस्ट सीरीज़ हम करने लग रहे हैं इसमें 100% आपसे पूछे जाएंगे और ये HSSC के पैटर्न पर हैं। जो सीईटी का जो आपका पेपर आएगा जो अगले हफ्ते होना है आपका, उसी पैटर्न के ऊपर ही हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार कर रखी है। ठीक है, 100 के 100% आएंगे। जीके आएगी, कंप्यूटर आएगा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हरियाणा जीके, सारे के सारे प्रश्न इसमें एक सीक्वेंस के अंदर शामिल किए गए हैं। सेम पैटर्न है जो HSSC आपसे पूछेगी और जो पेपर में जो प्रश्न आएंगे ना आपके, वो घुमा फिरा के इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। काफ़ी अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किया गया है और ये टेस्ट सीरीज़ है, ये आर्यभट्ट अकेडमी द्वारा तैयार की गई है। उनके हेल्पलाइन नंबर है, कोर्स वगैरह की कोई भी जानकारी हो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 57 आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम जीके से शुरू करेंगे। इस क्लास की PDF के लिए और भी स्टडी मटेरियल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक किस नाम से है? वो है नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब 7900 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर हर सब्जेक्ट की PDF मैंने डाल रखी है, आप आसानी से देख सकते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हो वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 57 पहला प्रश्न शुरू करते हैं जीके से। हर प्रश्न को आपको डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए किसी प्रश्न पे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो नीचे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? यानी कि 4 हैं, 4 में से 3 ऐसे जो जैन तीर्थंकर थे और एक नहीं है। चंद्रप्रभा, नेमी, नाथ मुनि और संभव। तो इनमें से जो नाथ मुनि है ये जैन तीर्थंकर नहीं थे। ये कौन थे? ये वैष्णव संत थे, वैष्णव संत थे ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम जैन धर्म के बारे में। जैन तीर्थंकर कितने हुए थे? टोटल 24 हुए थे। सबसे लास्ट नंबर के 24 नंबर के कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें नंबर के कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ, ठीक है। ये तो आपने याद कर रखा है। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे ऋषभनाथ, और इनको आदिनाथ भी कहते थे। ऋषभनाथ और इनका दूसरा नाम था आदिनाथ। ये जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे। 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी। अब बात करते हैं चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा ये थे जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर। नेमी की बात करें, नेमी थे 22वें तीर्थंकर। 22वें नेमी थे, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। और जो संभव थे ये थे तीसरे जैन तीर्थंकर, तीसरे नंबर के। ये सारी चीज़ें आपको इनमें ध्यान रखनी है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले नंबर के थे ऋषभनाथ यानी कि आदिनाथ, और 8वें नंबर के हैं चंद्रप्रभा, तीसरे नंबर के हैं संभव, 22वें नंबर के हैं नेमी, 23वें नंबर के पार्श्वनाथ और 24वें नंबर पे महावीर स्वामी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जैन तीर्थंकर नहीं है। अगला है प्रश्न, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण करी थी? किस शासक ने आंध्र भोज की उपाधि धारण करी थी? राष्ट्रकूट गोविंद, होयसाल राजा बल्लाल, यादव राजा रामचंद्र या विजयनगर राजा कृष्णदेवराय? तो वो थे विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कितना था? 1509 से लेकर 1529 तक का। जो कृष्णदेवराय का जो टाइम पीरियड था उसको तेलुगु साहित्य का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का जो सुनहरा जो काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड जो कहा जाता है, वो राजा कृष्णदेवराय के काल को कहा जाता है। 1509 से लेकर 1529 तक इनका था। दक्षिण भारत से संबंधित है, ये ध्यान रखना, दक्षिण भारत से, विजयनगर से। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। इनने आंध्र भोज की उपाधि धारण करी थी राजा कृष्णदेवराय ने। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? 4 में से 3 बिल्कुल सही है और एक गलत है। तो आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, ये बिल्कुल सही है। कई बार पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी, तो वो करी थी आत्माराम पांडुरंग ने, प्रार्थना समाज की। भारतीय ब्रह्म समाज की वो करी थी केशव चंद्र सेन ने। देखो, एक ब्रह्म समाज था राजा राम मोहन राय और एक भारतीय ब्रह्म समाज, ये करी थी केशव चंद्र सेन ने। दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है। राधा स्वामी सत्संग इसकी करी थी तुलसीराम ने। लेकिन इसमें दिया आत्मीय सभा,
ऑप्शन बी जो दिया है आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की जो स्थापना करी थी वो करी थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना करी थी। कब की बात है ये? 1815 की। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें वो गलत दिया गया है। आत्मीय सभा की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने 1815 में। प्रार्थना समाज की करी थी आत्माराम पांडुरंग ने। भारतीय ब्रह्म समाज की केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संगी तुलसीराम ने करी थी। आगे है प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान के निम्न अंकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के गठन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनका गठन किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है? 170, अनुच्छेद 171, 196 में से कोई भी नहीं। तो ये है अनुच्छेद 170 के अंदर। अनुच्छेद 170 के अंदर ये प्रावधान दिया गया राज्य की विधानसभाओं के गठन के संबंध में। अच्छा, इसमें यह भी लिखा है, एक चीज़ ध्यान रखना, विधानसभा की जो है किसी भी स्टेट में उसकी मैक्सिमम सीट 500 हो सकती है और मिनिमम उसमें सीट 60 होनी चाहिए। राज्य की विधानसभा में मिनिमम 60 सीट और मैक्सिमम 500 सीट हो सकती है किसी भी राज्य की विधानसभा में। ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 170 के अंदर लिखा गया है ये बात सारी। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? जो बिहार जो स्टेट है उसका उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि ये वाला हिस्सा, इधर वाला, ये वाला हिस्सा कहाँ से किससे घिरा हुआ है? सोमेश्वर की पहाड़ी, नवादा पहाड़ी, कैमूर का पठार या फिर राजगिरा पहाड़ी पर्वत। तो जो ये वाला हिस्सा है उत्तर पूर्व का, ये घिरा हुआ है सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र से, सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र से। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। द ऑटोमनल रेन रीजन्स ऑफ इंडिया आर। कौन से हैं भारत में? ठीक है, देखो ऊपर इंग्लिश में दिया है शरदकालीन और नीचे हिंदी में दिया है ऑटोमनल। ऑटोमनल होता है वसंत ऋतु वाले और शरदकालीन ये अलग दिया है। देखो ऊपर इंग्लिश में अलग पूछा है और हिंदी में अलग चीज़ पूछी है। ऊपर पूछा शरदकालीन और नीचे है ऑटोमनल। ठीक है, इनमें से कौन सा है? अब देखो इसमें अगर हम शरदकालीन की बात करें, तो वो है पंजाब और तमिलनाडु का। पंजाब नहीं आएगा, शायद में गलत है, लेकिन हम ऑटोमनल की बात करें तो उसमें है कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। जो इंग्लिश का जो पर्सन दिया है ना ऑटोमनल रेन सीजन, तो वो होता है तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से 3 स्टेट हैं जहां ऑटोमनल रेन होती है, ऑटोमनल रेन। ठीक है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पहले पूछा गया कई बार। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की दर नापने के लिए, पौधे की वृद्धि दर नापने के लिए, पौधों में ओस्मोसिस के लिए या फिर एनर्जी ह्रास की दर मापने के लिए। ऑक्जेनोमीटर का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं ग्रोथ मापने के लिए। किसकी ग्रोथ? पौधे की, प्लांट की जो ग्रोथ है उसको मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसका? ऑक्जेनोमीटर का। ध्यान रखना, ग्रोथ ऑफ प्लांट, सिंपल ग्रोथ नहीं आएगा, पौधे की वृद्धि दर। पौधे की वृद्धि दर को नापने के लिए हम ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 दिया है। देखो इस एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न दे रखे हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, कहने का मतलब है कि आइसोटोप क्या होता है ये पूछा है इसके अंदर। आइसोटोप क्या होता है? तो आइसोटोप होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर रहेगी, ठीक है, और न्यूट्रॉन है वो अलग अलग रहेंगे। प्रोटॉन की संख्या समान होगी लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोटोप। प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन अलग अलग। इसमें दिया है कि न्यूट्रॉन की समान हो और प्रोटॉन अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आइसोटोन। आइसोटोन। अगर न्यूट्रॉन समान हो प्रोटॉन अलग हो तो बोलते हैं आइसोटोन। ठीक है, और प्रोटॉन समान हो न्यूट्रॉन अलग हो तो उसको बोलते हैं आइसोटोप। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर, इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो तो वो होते हैं आयन, आयन्स होते हैं वो। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, हीलियम आयन, तो उनके ऊपर प्लस माइनस जो चार्ज होते हैं वो होते हैं।
जो भी आयन है, जैसे हाइड्रोजन है इसके ऊपर +1 या माइनस जो भी चार्ज होंगे तो आयन होते हैं, वो बोलते हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हों। तो मैंने आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन बराबर हो और प्रोटॉन अलग हो तो वो होते हैं आइसोटोन्स, और जिसमें न्यूट्रॉन अलग हो प्रोटॉन बराबर हो तो उसको बोलते हैं आइसोटोप। आगे है प्रश्न नंबर 9। निम्न पोषण तत्वों में से कौन सा पौधे द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाता है? कौन सा एक ऐसा तत्व है जो पौधे सबसे कम मात्रा में लेते हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर या फिर जिंक? तो वो आएगा जिंक। जिंक का प्रयोग पौधे सबसे कम मात्रा के अंदर करते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा जिंक। आगे है प्रश्न नंबर 10। कॉपर का सर्वमान्य दुष्प्रभाव। जो देखो महिलाओं के पेट में डाल कॉपर, भाई जैसे बच्चे पैदा ना हो इसलिए हम कॉपर डालते हैं, तो कॉपर से क्या नुकसान है? ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है, और पेरोफोरेशन होता है, या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती है कॉपर डलवाने से। तो कॉपर डलवाने का सबसे बड़ा वो है ब्लीडिंग का। कॉपर जो डालते हैं महिलाओं में उसमें सबसे बड़ा दिक्कत होती है ब्लीडिंग की, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उनमें होने लगती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत। अगर आपकी कॉपर फिट नहीं रही, दर्द होने लगता है, तो जैसे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। ऑप्शन ए आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है कि अवतार ग्रुप के भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 अध्ययन के अनुसार 2023 में भारत में महिलाओं के लिए कौन सा शहर सबसे अच्छा शहर उभर कर आया है? ये 2023 की रिपोर्ट और ये 2024 के अगस्त सितंबर में आई थी, 2024 के एंड में आई थी, तो ये पेपर में प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। ये भी अवतार ग्रुप से ने रिपोर्ट ली थी, तो इसने पूछा है कि भारतीय महिलाओं के लिए कौन सा शहर सबसे अच्छा शहर है? बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई या फिर दिल्ली? तो वो शहर है चेन्नई। भारतीय महिलाओं के लिए जो सबसे बेस्ट सिटी है फॉर वुमेन ऑफ इंडिया इन 2023 वो आएगा चेन्नई। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 11 का, चेन्नई। प्रश्न नंबर 12 है कि वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? देखो श्रीलंका क्रिकेटर पूछे, देखो वैसे सबसे पहले वनडे में दोहरा शतक किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने। सचिन के बाद लगाया था सहवाग ने, ठीक है। उसके बाद तो क्रिस गेल भी लगा चुका है, और गुप्टिल भी लगा चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया से मैक्सवेल, बहुत सारे अब तो दोहरे शतक लग चुके हैं। तो उसने पूछा श्रीलंका की तरफ से किसने लगाया था? श्रीलंका की तरफ से दोहरा शतक किसने लगाया था? वो लगाया था निशंका ने। श्रीलंका की दोहरा शतक किसने लगाया था? निशंका। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 ये कंप्यूटर का प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? द प्रोग्राम यूज्ड टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर जो हम काम करते हैं, तो जो प्रोग्राम सेट है उसको क्या बोलते हैं? होता है सॉफ्टवेयर, माउस, कीबोर्ड या फिर हार्डवेयर, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होती है उसी पर हम प्रोग्राम करते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो गया। जो प्रोग्राम जो सेट होता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है, यानी कि जो रेंज कितनी होती है वर्ड लेंथ की सुपर कंप्यूटर के अंदर? 16 बिट तक, 64 बिट तक, 32 बिट या फिर 128 बिट की? तो सुपर कंप्यूटर में जो बिट होती है वो होती है 64 बिट तक की। जो रेंज होती है वर्ड लेंथ की वो होती है 64 बिट तक की, ये ध्यान रखना। अच्छा एक प्रश्न ये था, जो वर्ड जो फाइल होती है हमारी कोई भी, उस पर जो हम फाइल का नाम सेव करते हैं तो हम कितने करैक्टर तक सेव कर सकते हैं? मतलब उसमें स्पेस वगैरह सारी की आ ली, तो कितने करैक्टर तक कर सकते हैं? 155। फाइल का जो नाम होता है वो 155 करैक्टर तक हो सकता है, उसके अंदर स्पेस भी शामिल होता है, ये ध्यान रखना। आगे है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जिसके अंदर एक स्टिक होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? देखो सीधी सी बात है कि इनपुट डिवाइस एक स्टिक होती है, तो माइक्रोफोन नहीं होता, कीबोर्ड नहीं होता, लाइट पेन नहीं होता, वो क्या होता है? जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक एक वो इनपुट डिवाइस है जो किसी कोने पे एक बेस पे लगाई जाती है और जो अपने डायरेक्शन सीपीयू को सारी डायरेक्शन देती है अपनी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 कि इनमें से कौन सी एक पीएसयू नहीं है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडरटेकिंग्स, इसमें कौन सी नहीं है? गेल, सेल, बीएसएनएल और ओएनजीसी। सेल ये वो आएगा, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वो वाली सेल है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। गैस क्या होगा? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी एक पीएसयू नहीं है? तो वो है बीएसएनएल। बीएसएनएल इनमें एक पीएसयू नहीं है। बीएसएनएल क्या है? सरकारी है एक, ठीक है, ये बाकी सारी प्राइवेट हैं। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला है
कुमार मंडलम बिरला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र के ध्यान देने के लिए की गई थी? कुमार मंडलम बिरला समिति की स्थापना कब की, मतलब क्यों की गई थी, पहले तो ये बताओ हुई कब थी और क्यों की गई थी? कुमार मंगलम बिरला कमेटी, देखो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 1999 में किसने करी थी? सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने कुमार मंगलम बिरला कमेटी की स्थापना करी थी 1999 के अंदर। किस काम के लिए करी थी? तो इसका जो काम था, मुख्य काम जो था वो था कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 है कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? जयपुर, तो ये है राजस्थान के अंदर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर राजस्थान के अंदर ही है। प्रश्न नंबर 19 है कि हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के हिसाब से छोटे से बड़े का चयन करें। देखो प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से अब हमारी हरियाणा जीके शुरू हो गई है। अब हम हरियाणा जीके के प्रश्न देखेंगे फटाफट से, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, नीचे लिंक दिया है नॉलेज हब 7900 टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लो आप। तो प्रश्न नंबर 19 है कि हरियाणा के जिले लगाने हैं एरिया के हिसाब से, पहले सबसे छोटा एरिया फिर सबसे बड़ा। देखो सिरसा, हिसार, झज्जर, झज्जर सिरसा, जींद, झज्जर जींद हिसार। देखो इनमें तो सबसे बड़ा है सिरसा, सबसे छोटा है झज्जर, बीच पे हिसार। तो ये तो उल्टी सीक्वेंस दे रखी है बिल्कुल, हमें लगाना छोटे से बड़ा और ये लगा रखा बड़ा से छोटा। झज्जर सिरसा जींद, इसमें भी सिरसा सबसे लास्ट में आएगा, सबसे बड़ा सिरसा है। झज्जर जींद हिसार ये सही है, सबसे छोटा झज्जर, फिर जींद और फिर हिसार सबसे इनमें से बड़ा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है कि महाभारत में हरियाणा को किस रूप में दर्शाया गया है? महाभारत में हरियाणा को किस रूप से दर्शाया गया है? बहुधान्यक, पटना, कुरुक्षेत्र या फिर हरियाणा? तो महाभारत में हरियाणा को क्या कहा है? बहुधान्यक कहा गया है। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्यक कहा गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? गिद्ध प्रजनन, जटायु प्रजनन केंद्र भी बोलते हैं इसको, और यह है पिंजौर के अंदर। पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। कई बार पिंजौर आएगा, कई बार पंचकुला भी लिखा आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक तितर प्रजनन केंद्र ही पूछता है, वो कहाँ पर है? मोरनी, पंचकुला के अंदर, ठीक है। और एक वो जो क्या नाम उसका, झाबुआ के अंदर है एक कुरुक्षेत्र के अंदर है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र के भोर मैदान के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखने सारे के सारे जो प्रजनन केंद्र कहाँ भी बना, जहाँ भी है ऑल ओवर इंडिया, हरियाणा के अंदर, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान रखने, हरियाणा वाले सारे के सारे प्रजनन केंद्र। प्रश्न नंबर 22 है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की खालिस्तानी योग्यता विनिर्दिष्ट करता है। जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है उम्मीदवारों की क्या निर्धारित करता है? शैक्षणिक योग्यता, जाति, आयु या धर्म? तो वो निर्धारित करता है उनकी शैक्षणिक योग्यता कि भाई सभी 10 पढ़े होने चाहिए, 8 पढ़े होने चाहिए, जो भी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम ये निर्धारित करता है उम्मीदवार है उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 23 है कि हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर से लाखों दर्शनार्थी आते हैं, कौन सा है? ऐसा मंदिर जो हरियाणा सरकार के अंडर में है और उस पर दर्शनार्थी आते हैं। देखो माता मनसा देवी मंदिर हो गया, माता शीतला माता मंदिर, ये हिसार नहीं है, गुड़गांव आएगा। शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? गुड़गांव में। तो ये वो मंदिर है जहाँ साल में लाखों दर्शनार्थी आते हैं और हरियाणा सरकार के अंडर में है ये, ठीक है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका, शीतला देवी माता शीतला माता मंदिर गुड़गांव के अंदर। प्रश्न नंबर 24 है कि किस खिलाड़ी ने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता था 2020 के अंदर? क्योंकि ये हरियाणा से था इसलिए पूछा गया है। विनेश फोगाट, दीपा मलिक, सुशील कुमार या विजेंद्र सिंह? तो ये जीता था विनेश फोगाट ने। और अब की बार किसने जीता 2024 में? 2024 में अब की बार ये किसने जीता था? तो ये जीता था मनु भाकर ने। मनु भाकर ने ये जीता था 2024 का, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि देवी रूपक योजना कब से आरंभ की गई? देवी रूपक, देखो पेपर में बहुत बार आ चुका है प्रश्न, देवी रूपक योजना का आपको ध्यान रखना है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। 25 सितंबर 2002, 25 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2002 या फिर 1 अप्रैल 2002? देवी रूपक योजना, और देवी रूपक योजना जो शुरू की गई थी 25 सितंबर 2002 को। 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना शुरू करी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको लगा के चलना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 26 है कि हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने, भजनलाल ने, देवीलाल ने या फिर भगवत दयाल ने? देखो भगवत दयाल कौन है? ये हरियाणा के पहले सीएम हैं। इनका नाम याद रखना, हरियाणा के पहले सीएम हैं। देखो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना हुई थी कांग्रेस से अलग होकर, और ये बाद में कांग्रेस में मिल गए थे। 1998 के आसपास हुई थी और शायद 2004 में ये वापस कांग्रेस के अंदर मिल गए थे। हरियाणा विकास पार्टी स्थापना किसने करी थी? चौधरी बंसीलाल ने। ये ध्यान रखना, चौधरी बंसीलाल ने। कांग्रेस से अलग हुई थी और कांग्रेस में ही ये पार्टी वापस मिल गई थी। प्रश्न नंबर 27 है, जो नीचे 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें से सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला, पलवल या यमुनानगर? तो सबसे छोटा जिला जो है वो आएगा पंचकुला। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखो ध्यान रखना, पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ, 2 लड़ाई तराइन की हैं। तराइन की 3 लड़ाई हुई थी, वैसे ध्यान रखना एक और हुई थी 1191 1191 के बाद एक यलदौज और इल्तुतमिश की लड़ाई भी हुई थी तराइन के अंदर, 1260 के आसपास कुछ है, ऐसे देखना वो भी। इसके अलावा एक करनाल का युद्ध है। ये जो लड़ाई हरियाणा के अंदर हुई ना, 3-4 लड़ाई है, एक नारनौल का भी युद्ध है। तो कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं वो सारी आपको ध्यान रखनी है, उनसे प्रश्न जरूर बनेगा। हर लड़ाई का एक सेट के अंदर प्रश्न जरूर आएगा इनमें से, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई 26 में, दूसरी कितनी हुई 56 में, तीसरी हुई थी 1761 में। 3 लड़ाई हुई थी, तीनों याद रखना है। तो पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी की, कहाँ पर हुई थी ये? पानीपत में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई थी। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 29 है कि HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड किस नगर में स्थित है? HMT गुड़गांव, पिंजौर, फरीदाबाद या फिर अम्बाड़ा? तो HMT जो है ये है पिंजौर के अंदर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 30 है कि हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? जो रिजर्व सीट है जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हरियाणा में, वो कितनी है? 10, 20, 17, 18? देखो पहले जब शुरू में थी तब तो थी 10, बाद में एक बढ़ा के कितनी कर दी थी? 17। वर्तमान समय में कितनी सीट है जो रिजर्व है? वो है 17 सीट रिजर्व है SC कैटेगरी के लिए। टोटल सीट कितनी है? 90। और लोकसभा की जो 10 सीट हैं, लोकसभा की 10 सीट है, उसमें कितनी रिजर्व है SC कैटेगरी के लिए? 2 हैं, ठीक है। एक सिरसा की और एक अम्बाड़ा की, ये दोनों SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। प्रश्न नंबर 31 दिया कि विवाह में नीम चढ़ाई की रस्म किस अवसर पर होती है? नीम भराई नहीं आएगा, आएगा नीम चढ़ाई। तो नीम चढ़ाई कब होती है? द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, जब दुल्हन के घर जब दूल्हा पहुंचता है शुरू में बारात लेकर, उस समय गेट पर यह की जाती है नीम चढ़ाई। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 32 है कि प्रश्न नंबर 32 है कि कौन सा युग्म सुप्रसिद्ध व्यक्तियों तथा उनके जन्म स्थल के संदर्भ में सही नहीं है? देखो नहीं का मतलब है कि 3 सही है, 1 गलत है। यशपाल शर्मा ये हरियाणा इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। परिणीति चोपड़ा ये अम्बाड़ा में जन्म हुआ था इनका। रणदीप हुड्डा का रोहतक में। जूही चावला का जन्म कहाँ हुआ था? इसका भी अम्बाड़ा में हुआ था। परिणीति चोपड़ा, जूही चावला, इनका जन्म हुआ था अम्बाड़ा के अंदर। सोनू निगम को हुआ था फरीदाबाद के अंदर। प्रश्न नंबर 33, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। 2011 की जनगणना के हिसाब से ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और इनको उनके जनसंख्या का जो घट रही है उसके हिसाब से बताना है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो तो फरीदाबाद में। सबसे बड़ी बात तो है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके अंदर है? फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। दूसरे पर है हिसार, तीसरे पर गुड़गांव, चौथे पर रोहतक। यानी कि 1, 2, 4, 3 इसका उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 ये इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके अंदर है? फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। दूसरे पर हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रश्न नंबर 34 है कि हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है? बावड़, फरीदाबाद, मानेसर या नारनौंद? तो वो कौन सा है? फरीदाबाद। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है? फरीदाबाद। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 35 है कि घरौंडा कहाँ है? तो घरौंडा किसके अंदर है? करनाल के अंदर। घरौंडा करनाल, पानीपत तो मत लगा देना, करनाल आएगा ये। करनाल और पानीपत के बीच में है, लेकिन इसका डिस्ट्रिक्ट आएगा करनाल।
प्रश्न नंबर 36 है कि गुड़गांवा नहर के किन 2 जिलों की सिंचाई होती है? गुड़गांवा नहर से, तो देखिए सीधी बात है, एक तो गुड़गांवा आएगा, चारों ऑप्शन में गुड़गांव दे रखा। देखो गुड़गांवा और रोहतक कोई कनेक्शन नहीं है इनका, आसपास से नहीं है। गुड़गांवा भिवानी भी कोई आसपास नहीं है, या तो गुड़गांवा रेवाड़ी या फरीदाबाद। तो गुड़गांवा नहर से सिंचाई करते हैं गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर। अगर किसी प्रश्न का आंसर नहीं आए तो ऑप्शन पढ़ लेना, 1-2 ऑप्शन तो आपको ऐसे लगेंगे जो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, उससे आपको गैस करने में आसानी होगी। ठीक है, तो तुक्का लगाओ तो एक बार सोच के पहले ऑप्शन काट पीट के फिर लगाना तुक्का। अगला प्रश्न है कि गोपाल मोचन मेला कहाँ आयोजित होता है? गोपाल मोचन मेला अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, पानीपत या फरीदाबाद। तो ये होता है अम्बाड़ा के अंदर। गोपाल मोचन मेला अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है। प्रश्न नंबर 38 है कि बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? बड़खल झील है कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर। कई बार ये आता है कि बड़खल झील कौन से पर्वत पर है, कहाँ पर है? तो ये है अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, बड़खल झील जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो बड़खल झील का निर्माण किया कब गया था? तो बड़खल झील का निर्माण किया जब भारत आज़ाद हुआ था। ध्यान रखना, बस इतनी सी बात। जब भारत आज़ाद हुआ तभी बड़खल झील का निर्माण किया गया था, यानी कि 1947 में। प्रश्न नंबर 39 है कि ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले के अंदर है? रानिया कहाँ पर है? तो रानिया है कहाँ पर? सिरसा के अंदर। रानिया कहाँ पर है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और मंडी डबवाड़ी की बात करें तो डबवाड़ी कहाँ पर है? डबवाड़ी भी सिरसा के अंदर। रानिया और डबवाड़ी, ठीक है, दोनों ही कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। तो ये हमारे 40% पूरे हो गए, जीके के, कंप्यूटर के, हरियाणा जीके के पूरे हो गए। अब आगे करेंगे हम 15 सवाल इंग्लिश के, फिर 15 हिंदी के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 जो इंग्लिश का पहला प्रश्न है, और इसमें दिया है आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें दिया है कि मानवीज पब्लिक ओरेक्टरी स्किल्स, ये बताना है आपको। पब्लिक ओरेक्टरी स्किल्स इसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में? आर सो नाइस दैट एवरीवन हु हियर गेट इम्प्रेस्ड बाय हर। पब्लिक ओरेक्टरी स्किल यानी कि लोगों के सामने बोलने की जो कला है वो, उसको क्या बोलते हैं? देखो प्रोनाउंसिएशन तो क्या होता है? किसी भी वर्ड को बोलना, उसकी व्याख्या करना। प्रोनाउंसिएशन जो किसी भी चीज़ को बोल के देखना, जो हम बोले जैसे एवरीवन, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो गई। हु, प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड को दोहराना। आर्टिकुलेशन क्या होता है? एक अच्छा वक्ता, किसी चीज़ को आर्टिकुलेट करना, अच्छे से बताने वाला। इलोक्वेशन क्या होता है? इलोक्वेशन होता है कि बोलते समय जो शब्दों के अंदर ना, इलोक्वेशन होता है मतलब औपचारिक व्याख्यान करना किसी चीज़, वाग्मिकता। इलोक्वेशन का जो प्रॉपर अर्थ होता है वाग्मिकता, किसी चीज़ का व्याख्यान करना। ये पब्लिक ओरेक्टरी स्किल, लोगों के सामने किसी चीज़ का व्याख्यान करना, इलोकेटरी। एंटोनेशन होता है कि बोलते समय जो शब्दों में अकलाट आते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव होना, वो। इसे पूछा पब्लिक ओरेक्टरी स्किल्स, वो क्या होती है? इलोक्वेशन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 42 में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या पूछा है? ए पर्सन हु इज़ एनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो ये पता ही नहीं उसको भगवान है या नहीं है। देखो थिस्ट तो हो गया आस्तिक, अथिष्ट हो गया नास्तिक। जो भगवान को माने वो थिस्ट, जो भगवान को ना माने वो अथिष्ट। लेकिन इसको तो यही नहीं पता मैं भगवान है या नहीं है, इसको कुछ नहीं पता, तो ये होता है एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं इसको? एग्नोस्टिक। तो जो भगवान पे एग्जिस्टेंस पे एंश्योर है उसको क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक उसको कहा जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 43 है, इसमें आपको ईडियम बताना है। ईडियम बताना है, और यह है बिटवीन साइकिला एंड चैरिबिट्स। तो ये क्या मतलब हो गया कि दो मुसीबतों के बीच में। भाई ना, ये मान लो ये भी हमारे साथ हम नए नाम अजीब से हमें नहीं पता, मतलब मुसीबत आ गई। बिटवीन टू अनप्लेजेंट अल्टरनेटिव्स, आगे कुआ पीछे खाई कहने का मतलब ये है इसका। 44 है, इसमें भी आपने ईडियम बताना है, और वो कि इफ़ यू थिंक यू कैन बाई एवरीथिंग विद मनी यू आर स्टिल इन फूल्स पैराडाइज। इन ए फूल्स पैराडाइज इसका मतलब क्या होगा? इन ए फूल्स पैराडाइज मतलब मूर्खों की दुनिया में, एक किस्म से मान लो। कहने का मतलब क्या हो गया कि खोज अपने कोरी कल्पना, जो बोलते हैं देसी भाषा में, स्टेट ऑफ इमेजिनरी हैप्पीनेस, ख्यालों में ख्याली पुलाव बनाना, वो। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। 45 का है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी हो रही है एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट, ये ऑप्शन सी। 46 में आपको रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है, यानी कि 3 सही है 1 गलत है, वो बताना गलत कौन सी है। ठीक है, इसमें गलत कौन सी है वो बताना है आपको।
टॉलरेट सहन करना मतलब सहन क्षमता, टेम्परेट, प्रोमोगुलेट, ये है अकोमोडेट। देखो अकोमोडेट की हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करी थी। ACCO आएगा यहाँ पर, MMODATA अकोमोडेट, ठीक है। अनिच्छुक होता जो, ठीक है, अकोमोडेट, यहाँ पर MM आएगा। अगला है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट, अच्छा रिलेक्टेंट होता है अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो। इसका एंटोनियम बताना है, इसका मतलब हो जाएगा विलिंग, जिसकी इच्छा हो। 47 में विलिंग, रिलेक्टेंट जिसकी इच्छा ना हो, विलिंग जिसकी इच्छा हो। ऑप्शन डी इसका एंटोनियम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, फिल इन द ब्लैंक। अमंग द ब्लैंक काइंड्स द मोस्ट कॉमन आंट इज ब्लैक और रेड। भाई जितनी भी चींटियों की प्रजाति है उसमें सबसे कॉमन है ब्लैक और रेड। अमंग द कितनी काइंड्स है, सेपरेट काइंड, मच काइंड, वेरियस या लॉट ऑफ। तो अब अमंग द वेरियस काइंड्स, अलग भिन्न भिन्न प्रकार की, क्या आएगा, वेरियस काइंड्स, ठीक है। 49 का है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक भरना है। बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर ब्लैंक विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर एक वो जोन है जहाँ पर धरती, पानी और हवा आपस में क्या करते हैं जीवन बनाने के लिए। तो देखो कोलैप्स का तो मतलब होता है टकराव करना, सराउंड को मतलब आपस में घेरना, ये होता है इंटरेक्ट, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 50 है ग्रामेटिकल एरर, आपको बताना है इसके अंदर किस पार्ट के अंदर ग्रामेटिकल एरर है। थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया मच टू फ्रिक्वेंटली। देखो थंडरस्टॉर्म जो है, तूफान जो है वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया भारत जैसे में। मच टू फ्रिक्वेंटली नहीं होता, वो आएगा मच टू फ्रिक्वेंटली, TOO। मच टू फ्रिक्वेंटली का मतलब होएगा बार बार, ठीक है। तो मच टू की जगह क्या आएगा, TOO वाला 2 आएगा, मच टू, TOO आएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी में एरर है। 51 में भी एरर पूछा है। कॉन्टिन्यूस हैवी रेनफॉल में फार्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। देखो फार्दर क्या हो गया, फार्दर का मतलब क्या हो गया, फार्दर का मतलब हो गया दूर। एक होता फर्दर, FURTHER, स्पेलिंग का अंतर है हल्का सा। फर्दर वॉन्स का मतलब है कि और ज़्यादा, इसके अलावा, भाई ये है इसके अलावा दूसरी। तो जो लगातार रेन हो रही है वो और ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब कर देगी। फर्दर आएगा, फार्दर नहीं आएगा, FU आएगा इसमें स्पेलिंग में, यानी कि ऑप्शन सी में जो फार्दर है इसकी जगह क्या आएगा, फर्दर, FURTHER, फर्दर आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 और इसमें है चेंज करने का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, ईगरली वेटिंग का। ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, यस्टरडे मारिया वाज एगरली वेटेड टू मीट द ग्रैंड पेरेंट्स। वाज है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, ING। तो वाज एगरली वेटेड की जगह क्या आएगा, वेटिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन का है और ये है इज ब्रोकन डाउन। ये द फ्लड इज ब्रोक डाउन इनटू यूजफुल सब्सटेंस, द फूड इज ब्रोक डाउन इनटू यूजफुल सब्सटेंस दैट कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी। तो द फूड इज ब्रोकन डाउन, देखो बाय द बॉडी, ये सारा पैसिव वॉइस के अंदर दिया है। किसके अंदर है, ये पैसिव वॉइस के हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। द फूड इज ब्रोकन डाउन, ऑप्शन सी आएगा। ब्रोक डाउन नहीं आएगा, क्या आएगा, ब्रोकन डाउन। 54 और 55 ये क्लोज टेस्ट है, आप फिलअप कर सकते हो इसमें। 54 में आंसर आएगा शोल्डर और 55 के अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा ही, ठीक है, इवन ही। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन इंग्लिश के भी पूरे हो गए। अब हम 15 प्रश्न करेंगे हिंदी के। अब हमारे 15 प्रश्न आएंगे हिंदी के। प्रश्न नंबर 56 है कि अभिज्ञ का विलोम बताओ। अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का सबसे बड़ा विलोम बनता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ ये विलोम बनता है, 4 ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। अभिज्ञ का विलोम बनेगा अनभिज्ञ, ठीक है, अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ ना जानने वाला। इसका कई जगह अज्ञ भी दिया है, ये भी ध्यान रखना, ये भी दिया है कई जगह, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अनभिज्ञ इसका सही रहेगा, अनभिज्ञ ये इसका सही रहेगा, बाकी ये भी ठीक है इसका। 57 है कि मुद्रिका का पर्यायवाची। देखो हनुमान जी मुद्रिका लेके गए थे,
राम प्रभु ने मुद्रिका दीनी, बोले मीठी वाणी। तो क्या दी थी वो? अंगूठी दी थी। ठीक है, मुद्रिका होती है अंगूठी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है अब्ज। अब्ज क्या होती है? अब्ज होता है जल से उत्पन्न होने वाला। अब्ज क्या होता है? जल से उत्पन्न होने वाले को अब्ज कहते हैं। ठीक है, अब जल से क्या उत्पन्न होता है क्या नहीं वो बताना है। जल से उत्पन्न होने वाला शंख भी है, चंद्रमा भी है और कपूर भी है। ये सारे जल से उत्पन्न होने, इसमें अब्ज की श्रेणी में आते हैं। मेघ को नहीं कहते, मेघ इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, अब्ज का गलत विकल्प हो जाएगा मेघ। प्रश्न नंबर 59 है कौन सा एक वाक्य शुद्ध नहीं है? हम तो आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं, वहाँ आज तक कोई नहीं गया। दूसरों की बुराई करने से क्या होगा? जल्दी उठो 8 बजने को सिर्फ 10 मिनट हैं। देखो 8 बजने को नहीं, 8 बजने में, छोटी सी गलती है बिल्कुल, कारक की गलती। किसकी? कारक की। 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट है, ये गलती है इसके अंदर, बाकी सब कुछ सही है। इतनी छोटी सी गलती थी, ध्यान नहीं जाती। प्रश्न नंबर 60 है जो मापा ना जा सके, जिसको हम माप नहीं सकते। अप्रिम में, अप्रिम में संख्याएं पढ़े ना, परिमेय संख्या और अप्रिम में संख्या, जिसका माप ना हो, अप्रिम में। गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 61 है गीतांजलि का संधि विच्छेद, गीत प्लस अंजलि। गीत प्लस अंजलि कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि। दीर्घ में कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। गीत प्लस में अंजलि। 62 है कौन सा तत्पुरुष समास है? ये बताना है आपको। तत्पुरुष समास कौन सा है वो आपको बताना है। आजन्म कौन सा समास है इसमें? अव्ययीभावी समास। आजन्म में कौन सा है? अव्ययीभावी समास। आशातीत, आशातीत इसमें क्या है? तत्पुरुष समास। आशातीत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, इसमें कौन सा समास आएगा? द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक है, तो अपना ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसमें। तत्पुरुष समास पूछा हुआ आएगा आशातीत के अंदर। प्रश्न नंबर 63 है निम्नलिखित वाक्यों में प्रकार बताओ। आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो। निषेधवाचक तो सीधा हट गया भाई, निषेध वाक्य तो इसमें नकारात्मक बात हो वो तो निषेधवाचक, तो एक ऑप्शन कट गया। अगर विस्मयादिबोधक होता तो लास्ट में ऐसा चिन्ह मिलता, कहीं भी बीच में कहीं भी नहीं है, ये भी हट गया। या तो विधिवाचक या आज्ञावाचक। आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, ये उसको आज्ञा दे रही है, तो क्या हो गया? ऑप्शन सी। आशीष को ये आज्ञा दी जा रही है कि आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, तो ये क्या हो गया? आज्ञावाचक हो गया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का। प्रश्न नंबर 64 है कि रघुपति राघव राजा राम, पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है कि अपना रंग जमाना, ये मुहावरा लोकप्रिय है, इसका क्या अर्थ होगा? अपना रंग जमाना मतलब किसी भी ये जाते में महफिल में गया तो उसने अपना रंग जमा दिया, मतलब सबको प्रभावित कर दिया। सबको प्रभावित करना, अपना प्रभाव छोड़ना, सबको प्रभावित करना। प्रश्न नंबर 66 है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक सघोष और दूसरा क्या हो गया? अघोष। सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। ठीक है, सघोष कौन से होते हैं? जैसे कै ख ग ड है ना, कै से लेकर अड़ तक, च से लेकर अय तक, ट से लेकर अण तक। तो इनमें जो शुरू के पहला और जो दूसरा है, पहला और जो दूसरा है, कै और ख हो गया, जैसे च और छ हो गया, ट और ठ हो गया, तो ये सारे होते हैं अघोष। और जो बच गए तीसरा चौथा और पांचवा होते हैं सघोष। इसके अलावा य र ल व, ये रे ले वे, ये होते सघोष। और अघोष के अंदर कौन से आएगा? स श स है, ये आएंगे अघोष के अंदर। देखो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन 2 होते हैं, अघोष, अघोष को घोष भी बोल देते हैं, और एक होता है सघोष। ठीक है, अघोष में क्या आएगा? पहला और दूसरा, कै ख च और छ, ट और ठ। सघोष के अंदर क्या आएगा? तीसरा चौथा पांचवा, ग घ अड़, च चमच ज झ और अय, ड ढ अण, ये होते सघोष में।
अच्छा, अगोस्त वर्ण में और क्या आता है? शय, शय शलगम, शय षटकोण, शय स्लेट, है हिरण। और सगोश के अंदर य, र, ल और व और है, ये आते हैं। ये गिने चुने वर्ण है, अब ध्यान रखना इनका सगोश और अघोष में। 67 है कि शुद्ध वर्तनी बताओ उपरोक्त का, तो वो होता है उपयुक्त। उपयुक्त, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 67 का, उपयुक्त। ये एकदम इसका शुद्ध रूप लिखा गया है, शुद्ध वर्तनी उपयुक्त। प्रश्न नंबर 68 है कि किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? चार शब्द दे रखे, चारों ही भाववाचक, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो ये क्या होगा? ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा आ जाती है इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं आएगा। इसमें दे रखा जवानी, पुस्तक, पुस्तक क्या है? संज्ञा। गंगा क्या है? संज्ञा है। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, सूर्य क्या आ गया? संज्ञा। लेकिन इसमें जो सारे के सारे शब्द हैं, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये सारे क्या है? भाववाचक हैं। ऑप्शन सी जो दिया है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 68 का। प्रश्न नंबर 69 दिया है कि निम्नलिखित में से क्या, जो तू शब्द है ना पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। संबंध कारक का एक वचन रूप तू का, संबंध कारक का मतलब का, के, की, रा, रे, री, जैसे तेरी, तेरा, ठीक है, क्योंकि संबंध का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, तेरी, तेरा, तेरे, समझ रहे हो? ये सारे हैं संबंध कारक के। तेरे लिए, ये इसका एक वचन रूप नहीं है। संबंध कारक का चिन्ह होता है रा, रे, री, का, के, की, तो तेरी, तेरा, तेरे, ये सारे संबंध कारक के हैं। तेरे लिए इसमें नहीं है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। 70 नंबर है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिले, इसमें विशेषण कौन सा है? देखो, फूल खिलते हैं, खिलना क्रिया हो गई, क्या खिलते हैं? फूल। फूलों की विशेषता बताई गई, कैसे फूल खिलते हैं? पीले फूल, तो विशेषण क्या होगा? पीले। ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा, पीले क्या इसमें विशेषण है, ठीक है। 70% हमारे हो गए, हिंदी हमारी यहाँ पर आकर पूरी हो गई। 30 सवाल बचे हैं, 15 बच गए गणित के, 15 बच गए रीजनिंग के। इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब 7900 से टेलीग्राम चैनल होगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको मिलेगी, सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिलेगा। अब हम फटाफट से देखते हैं 15 सवाल गणित के और फिर उसके बाद रीजनिंग के देखेंगे। सवाल नंबर 71 है जो गणित का पहला सवाल दिया है। दो संख्याओं की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। दो अंकों की संख्या है कोई भी, उसके अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के आपस में स्थान बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या बताओ। देखो, दो अंकों की संख्या हमेशा, देखो एक अंक मान लिया x, एक मान लिया y, तो जब भी दो अंकों की संख्या बने तो हम क्या मानते हैं? हमेशा दो अंकों की संख्या 10x + y मानते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, दो अंकों की संख्या हमेशा क्या होती है? 10x + y होती है, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या कितनी होगी? 10x + में y होगी। इसने क्या कहा कि उसके अंकों का योग है 12, एक अंक है x, दूसरा अंक है y, तो x + y दे दिया इसने 12, अंकों का योग दे दिया 12 दे दिया। उसके बाद देखिए अंकों को, स्थान को आपस, अंकों को नहीं, अंकों के स्थान को 10x + y की जगह अगर हम 10y + x लिखें तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा है। तो प्राप्त संख्या जो है वो मूल संख्या से कितनी ज़्यादा है? 18। ये संख्या हमें मिली है मूल संख्या से कितना ज़्यादा है? 18। तो 18 जो हो मूल संख्या में जुड़ेगा, क्योंकि मूल संख्या से 18 फालतू है। ये 10x + y + 18 बराबर है 10y + x के। ये x इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 9x, ये y इधर जाएगा तो माइनस का 9y, और ये 18 आएगा इधर माइनस का 18, यानी कि x - y बचेगा -2, x - y बचेगा -2, x - y बच गया -2, और x + y है 12, y से y कट गया, 2x कितना बचेगा? 10, तो x का मान कितना आ गया? 5। x यहाँ पे 5 रखो तो y कितना आएगा? 7, यानी कि x का मान 5, y का 7। तो मूल संख्या पूछी है, x का मान कितना? 5, तो 10 × 5 50, जमा y का कितना? 7, कितना बन गया? 57। तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? 57, जो दिया है ऑप्शन डी के अंदर। देखो, अगर ऐसे सवाल आपको नहीं आते ना तो ऑप्शन उठा लो कुछ भी, जैसे 57 हमने उठा लिया,
इसने क्या कहा कि अंकों की जगह बदल दिया आपस में, 57 की जगह क्या होगा 75, तो इनके बीच का अंतर 18 होना चाहिए, बिल्कुल है 57 + 18 75। ठीक है, ऐसे उत्तर से आप पुष्टि कर सकते हो। सवाल नंबर 72 दिया है आगे, एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने के बीच संख्या का अंतर 54 है। वही सवाल है ऊपर वाले जैसा ही, पहले संख्या मान ली 10x + y और दूसरी बनेगी क्या 10y + x, इनके बीच का अंतर दे रखा है 54। ये 10x + y और 10y + x के बीच का अंतर है 54। ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 9x - 9y बचेगा 54। x - y 9 कॉमन ले तो 9 × 6 = 54। तो उनके अंकों के बीच का अंतर पूछा है कि x - y कितना आ गया 6। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका, x - y = 6। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 72 का। सवाल नंबर 73 क्या है, 1/6 में से किसको घटाए कि 1/13 आए। 1/6 में से क्या घटाए कि 1/13 आए। 1/6 में से हमने x घटा दिया, कितना चाहिए 1/13। एलसीएम लोगे तो इधर आएगा 1/6 - 1/13 किसके बराबर x के। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 - 6, 13 में से 6 गया कितना 7, 7/78 आएगा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, 7/78 ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 73 का। 74 का है, इसको हल करो, खोल दो स्क्वायर, a² = b² - 2ab, तो √3 से √3 कट जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, 1/√3 का 1/3 - 2, 3 = 1/3 - 2, 3 में से 2 गया तो 1, 1 - 1/3 करेंगे कितना आएगा 1 - 1/3 सॉरी ये प्लस का निशान है, तो 1 + में 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 4/3, जो दिया है ऑप्शन बी के अंदर। सवाल नंबर 75 के बाद, छोटा धन पूर्णांक क्या है जिसको 1920 से विभाजित करें ताकि भागफल के गुणनों की संख्या विषम हो। ऐसा ही सवाल हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करा था। काफ़ी सोच समझ के करने का ये सवाल है, तसल्ली से मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। कोई भी संख्या जिसके भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो, किसी भी संख्या के गुणनफल की संख्या विषम तब होगी जब वो संख्या क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। ये लाइन याद रखना, किसी भी संख्या के जो गुणनफल हैं, जो खंड हैं, जो गुणनखंड हैं, उनकी संख्या विषम जब होगी जब वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 25 है, 25 किसका स्क्वायर होती है 5 का स्क्वायर, तो उसके गुणनखंड की संख्या कितनी होगी 2 × 1 = 3, जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा कोई भी संख्या तो उसकी पावर हमेशा 2 आएगी। तो इसका मतलब 1 जुड़ के हमेशा जो इसके गुणनखंड बनेंगे कितने बनेंगे विषम बनेंगे, हमेशा इसके 3 गुणनखंड बनेंगे, यानी कि विषम बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के गुणनखंड हमेशा। ये लाइन इसमें ध्यान रखने की है बस। अब 1920 है, इसके फैक्टर करो, 1920 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 7 × 3 × 5, इनकी एक पावर ये बनेगा, बन गया। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तभी तो इसके गुणनखंड ओड आएंगे, विषम संख्या आएगी उनके गुणनखंडों की संख्या। तो मतलब इसको पहले तो किससे गुणा करेंगे 30 से, ना 5 से या 15 से गुणा करनी पड़ेगी भाई, एक 3 से गुणा करनी पड़ेगी, एक 5 से। लेकिन ये 2 भी तो विषम है यहाँ पे भाई, 2 की पावर 6 हो जाए तो ठीक है, एक 2 एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो इसका मतलब इसको 2 से भी गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करें 5 या 15, 15 दूनी 30, यानी कि 1990। इसको गुणनफल बनाने के लिए कम से कम 30 से गुणा करना पड़ेगा, 30 से कम इसको गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, उसके बाद इसके गुणनखंडों की संख्या विषम आएगी। जिस भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या अगर हमें विषम चाहिए तो वो नंबर कैसा होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1920 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 7 × 3 × 5, तो 2 की पावर 6 है, ये तो बन गई परफेक्ट स्क्वायर में। यहाँ पे एक 2 बच गया, यहाँ पे एक 3, यहाँ पे एक 5। इनको डबल बनाने के लिए हमें एक 2 एक्स्ट्रा चाहिए, एक 3 एक्स्ट्रा और एक 5, तभी तो इनकी पावर 2 होगी, तभी तो ये पूर्ण वर्ग बनेगी। तो यानी कि कितने से गुणा करना पड़ेगा हम कम से कम 30 से। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 75 का। प्रश्न नंबर 76 दिया कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा बताओ। देखो चांदी दे दी 15%, तो दूसरा मटेरियल कितना हो जाएगा 85%। भाई 100% का होता है, ठीक है, 15% सिल्वर है तो वो कितना बच गया दूसरा 85% बच गया।
ठीक है। अब इसने दिया है कि ये 51 ग्राम है, यानी कि 15% की वैल्यू कितनी दे दी, 51 ग्राम दे दी चांदी। 15% की वैल्यू 51 ग्राम, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 51/15। हमें निकालने 85 की, तो गुणा में कर दो 85। 5 से काट दो, 17 5 85, 5 या 15, 3 से काट दो 17 या 81, 17 गुणा 17 से करेंगे 289। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दूसरा मेटल कितना है, 289। या फिर ऐसे कर लो, 15% चांदी है तो दूसरा मेटल कितना बच गया, 85%। अनुपात लेंगे तो 5 से काटोगे 5 या 15 और 17, 3:17 में आ गई वो, यानी कि चांदी कितनी है 3 और अदर मेटल कितना है वो 17 है। लेकिन इसे चांदी का मान दे दिया 51, 3 की वैल्यू कितनी दे दी 51, कितना गुणा 17 गुणा, तो हम 17 का भी क्या लेंगे 17 गुणा, कितना आएगा 289। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 73। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। देखो 320 ग्राम पानी है और उसमें 31 ग्राम नमक डाल दिया। द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता बताओ। सांद्रता का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन की, कितना उसके अंदर नमक है, कितना वो गाढ़ा है, ये बताना है। ठीक है, उसकी सांद्रता बतानी है। तो इसमें देखो नमक का भार कितना है 31 बटे में कुल भार, कुल भार कितना हो गया 320 ग्राम पानी था और 31 ग्राम नमक डाल दिया, कितना हो गया 331 ग्राम। तो 31 बटे 351, 31 बटे 351 गुणा में 100, 31 बटे 351 गुणा में 100 यह आएगा 8.83%, 8.83%। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 78 है कि एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 45 रुपये में बेचने की योजना बनाई, जिससे उसे 10% हानि हुई। 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, ये उसने पता है। देखो 10% की हानि पर बेचा था, यानी कि 90% बेचा था, 90% की वैल्यू कितनी दे दी 4500। 20% लाभ चाहिए, यानी कि कितने पर बेचना 120 पर, तो बटे में 90 गुणा में 120, 9 5 45, 12 5 60। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा 6000। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, 4500 था, पहले बेचा कितने पे 90 पे, अब बेचना कितने पे है 120 पे। ठीक है, ये काट दो, 100 से 100 कट जाएगा, 9 5 45, 12 5 60। सवाल नंबर 79 है कि 2 साल के लिए 5% ब्याज की दर पर 400 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताओ। 400 रुपये थे, पहले साल इस पर ब्याज बराबर रहेगा, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 5%, 4 5 20 आ गया। दूसरे साल इस पर 5% निकालेंगे तो 20, लेकिन इस पर भी 5% निकलेगा, तो 5 का 20 का 5% कितना आएगा 1 रुपया। ये इसने अंतर पूछा है, ऐसा एक अंतर 1 रुपया। ब्याज के ऊपर ब्याज वही तो चक्रवर्ती ब्याज होता है, बस वही अंतर इसमें। सवाल नंबर 80 है कि पाइप जे और के 15 मिनट और 20 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं, एक साथ खोलेंगे तो कितने में भरेंगे 15 20, एलसीएम आ गया 60, 15 चौक 60, 20 या 60, यानी कि 60/7। 60/7 का मतलब क्या हो गया 8 सही 4/7। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 80 का, 8 सही 4/7। सवाल नंबर 81 कि 544 को ए बी सी में 3 5 8 में बांट करना, तो सी को बी से कितना मिलेगा। 3 और 5 8 और 8 16, 16x की वैल्यू कितनी दे दी 544। बी और सी के बीच में अंतर कितना है 3, 3 का मान निकालना है, बटे में 16 गुणा में 3, 16 3 48, 16 चौक 64, 34 गुणा 3 करेंगे 4 3 12 और 3 3 9 और 1 10, 102। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 81 का 102। सीधा सा सवाल है, 3 5 8 का जोड़ दे दिया 544 के बराबर, और 5 और 3 का अंतर कितना 3, उसका मान हमें काटना है। सवाल नंबर 82 है कि 7 संख्याओं का योगफल 1050, पहली 3 का औसत है। देखो 7 का योगफल दे दिया 1050, पहली 3 का औसत है 120, तो पहला 3 का जोड़ कितना हो जाएगा 3 गुणा 12 या 60, ये घटा दो इसमें से। चौथी संख्या 126 है, वो भी इसमें से घटा दो, बाकी 3 संख्या आएगी, बाकी तीनों का जोड़ आएगा 1050 में से 360 और फिर 126 घटाओ। ठीक है, पहले 360 घटाओ फिर 126 घटाओ, उसके बाद जो संख्या बचेगी उसको 3 से भाग देना है, जो संख्या बचेगी उसको 3 से भाग देना है, यानी कि 360 और 126 कितना हो जाएगा 486, ये घटाना है 1050 में से, तो ये कितना बचेगा 600 कुछ बचे, ये 564 बचेगा। 564 को 3 से भाग दे दो। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 8 24, 3 8 24, 188 आ जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा 188। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखो 7 संख्या का जोड़ दे दिया 1050,
शुरू के 3 नंबरों का औसत दे दिया 120, तो 3 संख्या कितनी होगी 12 × 36 360, इसमें से घटा दो। फिर चौथा नंबर भी दे दिया 120 26, वो भी घटा दो इसमें से, तो बच जाएगा। उन तीनों का एवरेज पूछा तो यानी कि इसको 3 से भाग दे दो, सीधा सा ऐसे निकालना है। सवाल नंबर 83, एक गाड़ी 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 240/6, 6 चौक 24, 40 किलोमीटर की स्पीड आ गई। 1.5 गुना दूरी यानी कि 240 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 240 गुणा में 1.5 कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर को दूरी में उसी समय में तय करने के लिए यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए तो कितनी स्पीड होनी चाहिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए ये पूछा है इसमें, पहले 40 थी अब 60 हो गई, तो गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ेगी 20 किलोमीटर। तो इसका उत्तर आएगा 20 किलोमीटर, 60 नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ानी है, पहले 40 थी अब 60 हो गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर 84, 84 नंबर में क्या दिया है, 84 में दिया है जूस का। किसी बड़े कंटेनर में 3:2 वाले जूस में जूस और पानी 50 लीटर, ठीक है, जूस और पानी कितना है 50 लीटर, जूस और पानी 50 लीटर है। इसमें जूस और पानी के 60 लीटर मिश्रण को मिलाया जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध दूध में बदल जाता है, तो अंत में पानी और जूस का अनुपात बताओ। देखो पहले तो है अनुपात इनका 3:2, बाद में हो जाता है 2:1 वाला इसके अंदर मिलाया जाता है, ये इसने कहा है इसके अंदर। उसके बाद इसमें से 11 लीटर इसमें बाहर निकलेगा, ठीक है, 11 लीटर बाहर निकल के इसमें शुद्ध जूस डाला जाएगा। सबसे पहले देखो इसमें 50 में से 3:2 जूस और वाटर, टोटल कितना था 50, तो इसको 3:2 में करें तो जूस कितना आ गया 30 और पानी कितना आ गया 20 हो गया। उसके बाद दूसरा 60 लीटर का, इसमें 2:1 के अंदर है 60, 2:1 का मतलब जूस कितना 40 और पानी कितना है 20, टोटल 110 लीटर हो गया। इसमें जूस आ गया 70 और पानी आ गया 40, 110 लीटर में 70 लीटर जूस है 40 लीटर पानी है। अब इसने क्या कहा कि इसमें से 11 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 11 लीटर मिश्रण निकालेंगे, 110 है ना भाई, 11 110 है तो मतलब इसमें से 7 जूस निकलेगा 4 वो, तभी तो 11 बनेगा, 10 हिस्सा ही तो है, इसका भी 10 7 निकलेगा, इसमें से भी 4, तो 70 में से 7 जूस निकलेगा, तो जूस कितना बचेगा 63, 40 में से 4 पानी निकलेगा, पानी कितना बनेगा 36। अब इसमें 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध जूस यानी कि इसमें 11 जो शुद्ध जूस डाला है कितना होगा ये 74:36 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे पूछा किसका लास्ट में पानी और जूस का, वाटर और जूस का अनुपात पूछा यानी कि 36:74, 2 से काटोगे तो 18:37 उत्तर आ जाएगा, 18:37 ऑप्शन डी। ऑप्शन बी और ए और डी में ध्यान रखना, इसमें ये तो है जूस और वाटर का, लेकिन इसने पूछा किसका वाटर और जूस का, तो ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। 85 नंबर अपने आप से कर लेना। तो यह हमारा गणित का भी पूरा हो गया, लास्ट के 15 सवाल बचे हैं और वो है रीजनिंग के। तो सवाल नंबर 86 रीजनिंग का पहला है कथन और निष्कर्ष का। कथन है कि उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए अगर कानून की अदालत ने उनके खिलाफ आपराधिक आरोपी निलंबित है। भाई अगर किसी के ऊपर केस हो रखा तो उसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इसमें आप क्या तर्क दोगे कि हाँ ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ना देना क्योंकि उन्होंने पहले ही कानून का उल्लंघन किया है, यदि वे चुने गए तो उल्लंघन तेज गति से करेंगे। भाई ये तो कोई जायज़ बात तो है नहीं, क्या पता उन्हें उस साजिश में फंसाया जा रहा हो। इसने ये नहीं कहा कि केस क्लियर हो गया हो, उनके खिलाफ आरोप लंबित है, उनके खिलाफ आरोप मतलब क्या पता झूठा केस हो, अगला बाइज्जत बरी भी हो जाए, ठीक है। तो हम ये ऐसी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। दूसरा है कि नहीं वे संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत हैं। ऐसी भी कोई मैंडेटरी वाली बात तो है नहीं भाई इसमें, भाई ऐसी भी कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं कि इसमें हाँ भाई उन्होंने मान्यता प्राप्त हैं तो लड़ेंगे ही। तो इसमें से ना तो कोई एक का तर्क मजबूत और ना दो का, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, दोनों ही इसमें गलत हैं। 87 नंबर है फैमिली रिलेशन का है, या आप खुद से करना। उत्तर बता देता हूँ मैं, इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए वाला। भाई इसमें पूछा है कि किस एक्सप्रेशन में जो है वो एच ग्रैंडसन बनेगा पी का, तो पी जमा के कर लो, ठीक है, पी जमा के करना है। पी जमा के करोगे कैसे कर लो, पी जमा के का मतलब क्या है कि पी जो है सिस्टर है के की, इसमें शायद ये भाग का निशान है, जमा का निशान है यहाँ पर, ये जमा का मतलब पिता और ये भाग आएगा यहाँ पे, ये भाग का निशान है, ए भाग में बी, भाग का मतलब बहन आएगा,
उसके बाद सोल्व करके देखना। ये ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका। 88 नंबर का इसमें पूछा है, तो इसमें से किस प्रकार से संबंधित है एक्स का, तो यू किस प्रकार संबंधित है एस, सॉरी इसमें पूछा है कि व्हाट वे एस इज रिलेटेड टू यू, एस और यू का आपस में संबंध इसने पूछा है सवाल नंबर 78 के अंदर, और वो आ जाएगा माता का, सॉरी 88 का, और 88 का इसका ग्रैंडफादर आएगा, ग्रैंडफादर दादाजी। 89 है कि रोशन पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर, ऐसे बना लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब चलाओ 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, फिर 90 डिग्री मुड़ गया घड़ी की दिशा में, यानी कि नीचे की साइड। फिर ये 8 किलोमीटर चल दिया, 8 आ गया, ये 15 चला था, यानी कि बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बतानी है। 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 89 का। सवाल नंबर 90 है कथन निष्कर्ष का। सभी कबूतर डव है, सभी कबूतर डव है, सभी डव ओरिएंटेड सोलर है, ये आ गया। सभी ओरिएंटेड सोलर डव है, गलत हो गया क्योंकि ओरिएंटेड सोलर एकदम बाहर है। सभी कबूतर ओरिएंटेड सोलर है, ये बिल्कुल ठीक है, कबूतर अंदर है, ओरिएंटेड सोलर बाहर है, यानी केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करेगा, जो दिया है ऑप्शन सी के अंदर सवाल नंबर 90 में। 91 का कथन निष्कर्ष का है, सभी गुलाबी फूल हैं, सभी फूल सुगंधित हैं, गुलाबी फूल और सुगंधित, सभी फूल गुलाबी हैं, सभी फूल गुलाबी हैं, गलत है। कुछ सुगंधित फूल हैं, बिल्कुल कुछ सुगंधित फूल हैं, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, और ये बात लिख रखी ऑप्शन सी के अंदर, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। 92 नंबर देखो, अब बैठाते हैं इनको गोल मेज के ऊपर, 8 बंदों को, ये लो अभी बैठा देते हैं, गोल मेज बना दी, 8 तीर चला दिए, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक लेफ्ट, एक राइट, 4 इधर से, 4 कोर्नरों में से, 8 लोग आ गए ये। अब बैठाना शुरू करो इस पर, अब बैठाना शुरू करो, जैसे जैसे इसके अंदर बॉल रखा है वैसे वैसे। पी टी के बगल में नहीं बैठा, ये लाइन लास्ट में काम आएगी हमारे, पी टी के बगल में नहीं बैठा, ये लाइन हम लास्ट में देखेंगे। कोई ऐसा देखो जिसमें कई सिचुएशन है, डब्लू टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यहाँ से शुरू करो। डब्लू जो है वो टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, मान के चलो टी कहीं भी ले लिया, टी यहाँ ले लिया, तो टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन आ गया, डब्लू। टी कहाँ है, जो वाइल आर इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, पी इज नॉट सिटिंग टू द नेक्स्ट टू द टी, आर जो है वो क्यू के दाएं और तीसरे पर, डब्लू टी के बाएं से दूसरे पर है, डब्लू इज सिटिंग सेकंड और लेफ्ट ऑफ टी, टी जो है हु इज सिटिंग राइट ऑफ आर, आर के राइट में है टी, तो इसका मतलब आर यहीं तो आएगा, इसके राइट में टी तभी तो आएगा, ठीक है, आर के राइट में टी तभी आ गया है, ठीक है, ऊपर डब्लू हो गया। अब देखो आर क्या है, आर के दाएं ओर बैठा है टी, अच्छा यू जो है वो टी और क्यू के बगल में नहीं है, टी है तो इधर यू नहीं आएगा, इस पॉइंट पे भी ध्यान रखना, और क्यू जहाँ आएगा वहाँ भी नहीं आएगा, बल्कि वह वी के बिल्कुल दाएं ओर बैठा है। अब एक ऊपर देखो, आर जो है वो क्यू के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के दाएं और तीसरा, इसका मतलब क्यू यहीं पर तो है, क्यू के दाएं और तीसरा आर तभी तो यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे हो गया, ठीक है, हो गया भाई। अब देखो पी जो है वो टी के बगल में नहीं है, टी के बगल में तो मतलब यहाँ पे यू भी नहीं आएगा और यहाँ पर पी भी नहीं आएगा, और जो है डब्लू टी के बाएं से दूसरे पर है, आर के दाएं है, यू जो है वो टी और क्यू के बगल में नहीं है, टी और क्यू मतलब यू यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो इसका मतलब यू यहाँ पे आएगा, आएगा ना, 3 जगह तो यू आ नहीं सकता, दोनों साइड क्यू के और एक साइड टी के, क्योंकि इसने लिख रखा है यू है वो टी और क्यू के पास नहीं है, बल्कि वह वी के बिल्कुल बाएं बैठा है, वी के बिल्कुल लेफ्ट में, तो मतलब वी यहाँ पे है भाई, वी को लेफ्ट एकदम यही तो होगा, वी के बिल्कुल बाएं, वी बैठ गया, यू बैठ गया, क्यू बैठ गया, डब्लू टी और आर बैठ गया, पी यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि पी मना कर रखा, टी के पास नहीं बैठेगा, तो पी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्या बच गया, ऐसा आएगा, ऐसे बैठेंगे ये। अब प्रश्न क्या पूछा है, इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट, तो क्यू के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, पी बैठा है, ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा, ठीक है, क्यू के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, पी बैठा है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 92 का। 93 का कथन निष्कर्ष का आप खुद से सोल्व करना है। 94 का दे रखा है, इनमें से अलग क्या है, देखो रुपया ये किसकी मुद्रा है, भारत की, भारत की मुद्रा है। दिनार ये है दक्षिण के देशों के जो मतलब उसके
मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज है ना उनकी है। जैसे दिनार किसकी है? कुवैत की, कुवैत की मुद्रा है। और लीबिया की भी मुद्रा है। ये देशों के नाम रखना याद। टूनेशिया। इसके अलावा किसकी है? बहरीन की। इसके अलावा अल्जीरिया की। इन सभी देशों की मुद्रा है दिनार। और लीरा किसकी है? यह है तुर्की की। तो ये तीनों तो मुद्राएं दे रखी। सिक्का तो एक अलग चीज़ हो गई, एक मुद्रा का प्रकार वैसे है ये, ठीक है। मुद्रा चलाने की एक विधि है सिक्का के रूप में। 95 पूछा यहाँ पे क्या आएगा? देखो डी से ई, ई से एफ, तो एफ से क्या आएगा? जी। डब्ल्यू वी यू, तो इससे पहले क्या आएगा? टी। यू टी ऑप्शन ना, सॉरी जी ओ टी, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। यू टी नहीं, जी टी, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। 96 नंबर दे रखा है, इसमें क्या आएगा? 10 में 3 गया, इसमें से भी 3 गया, इसमें से भी 3 गया, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ये देखो 8 4 1 12 4 5 क्या संबंध है? देखो 4 और 3 ना, 4 और 1 5, 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8, 4 और 5 9, 9 में 3 जोड़ दिया 12। यानी कि लास्ट की 2 संख्याओं का जोड़ प्लस 3 करके पहली संख्या आ रहा है। इनका जोड़ करो 31, 31 में 3 जोड़ेंगे 34 आना चाहिए, गलत है जो, ठीक है। इनका जोड़ करो 14, 14 में 3 जोड़ो 17, 20 सही 2, 8 से 14, 14 3 17, ये सही, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। दूसरी तीसरी संख्या जोड़ के 3 ऐड करना। इसमें बताओ क्या पैटर्न आएगा? एच से डी गया और पी से टी गया। एच से डी गया तो 4 कम हो गया, पी से टी गया तो 4 ऐड हो गया। ऐसे ही आर से 4 घटा दे तो क्या बचेगा? एन, और एक्स में 4 जोड़ दे तो क्या आएगा? बी, एन बी, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। 99 है, इसमें क्या इमेज आएगी? कौन सा उत्तर आएगा इसका? यहाँ पर ये रेक्टेंगल था, ये भर गया, ये सर्कल भरा था तो सर्कल खाली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। 100 नंबर में पूछा है यहाँ पर कौन सी इमेज आएगी? ये 3 भुजा थी तो ये बाहर 4 भुजा हो गई, ये अंदर 4 भुजा थी तो बाहर पेंटागन बनेगा। बाहर पेंटागन बना हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 सी और डी दोनों में बना हुआ है। अब यहाँ पे 3 भुजा थी, बाहर 4 हो गई और अंदर 5। अब ये बाहर 4 भुजा है तो अंदर बाहर 5 आ जाएगी और अंदर आएगी 6 भुजा, ये ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 57 पूरा हो गया है। सीटी की तैयारी चल रही है, दबा के सारे प्रैक्टिस सेट मारो। रिवीजन आपका हो चुका है, अब प्रैक्टिस सेट करने का टाइम है। उसी के हिसाब से आप पेपर में एस्टिमेट लगा सकते हो कितनी क्या तैयारी है। किसी भी सवाल को लेकर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मैसेज कर देना चाहे तो। 100 के 100% आपको डिटेल में समझाए हैं, एक तो जड़ अच्छे से आपको समझाया। अपनी तैयारी जारी रखो, कुछ डाउट हो कमेंट कर देना। कल मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 58 के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।